नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि विपक्ष की बैठक से बीजेपी इतनी बौखलाई क्यों है, क्यों इतनी डरी हुई है। जो पार्टी का एक देश एक पार्टी कहने वाली पार्टी आज उसे एनडीए की क्यों याद आ गई, क्यों इतनी मजबूर हो गई कि उसे एनडीए की मीटिंग बुलानी पड़ी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही सवाल पुण्य प्रसन्न वाजपेयी सर से जानेंगे। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही जबरदस्त ब्लॉकबस्टर होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बढ़ते हैं वीडियो के आगे। राजनीति भी कमाल की चीज है। जब राजनीतिक ग्राफ गिरता है तो बचने के लिए कोई तिनका भी किसी कश्ती के समान लगता है, और लगता यही है कि तिनके दर तिनके जोड़ते चले जाइए, एक कश्ती बन ही जाएगी जो 2024 में बेड़ा पार कर देगी। दरअसल ये हालात बीजेपी के भीतर के हैं। बीजेपी का राजनीतिक ग्राफ जिस तेजी से गिर रहा है, उसे किन किन लोगों के सामने कैसे कैसे झुकना पड़ रहा है, यह तो हर कोई देख रहा है। लेकिन गिरते ग्राफ के पीछे का सच क्या है, शायद इसे बहुत कोई अभी परख नहीं पा रहा है। और शायद इसीलिए कल जब बैठक होनी है दिल्ली में एनडीए की, और दूसरी तरफ बेंगलुरु में बैठक होनी है यूपीए की, यही सोचा जा रहा है कि दरअसल बीजेपी तिनको के आश्रय कह रही है हमारे पास 21 राजनीतिक दल हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस यूपीए के आश्रय कह रही है हमारे पास 26 राजनीतिक दल हैं। तो इसका पहला सच तो यह जान लीजिए कि 2019 के चुनाव में जिन 21 दलों का सहारा बीजेपी को मिल रहा है, अगर सभी के वोट जोड़ दिए जाएं तो यह वोट भी सिर्फ 2 करोड़ 21 लाख होते हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस के साथ जो समूचा विपक्ष एकजुट हो रहा है, उसमें अगर 20 दलों को जोड़ा जाए तो उनके वोटों की तादाद तकरीबन 13 करोड़ होती है। अब आप समझिए कि पहली बार ऐसी स्थिति चुनाव से ऐन पहले आकर इस देश के सामने खड़ी हो गई है, वह भी तिनके और किश्ती के आश्रय, कि एक तरफ बीजेपी और उसके तमाम सहयोगी जिसे एनडीए कहते हैं, सभी के वोट जोड़ दीजिएगा तो वह तकरीबन 25 करोड़ बनते हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस और उसके तमाम विपक्षी राजनीतिक दलों के वोट जोड़ दीजिएगा तो यह भी तकरीबन 25 करोड़ बनते हैं। जबकि 2019 में 12 करोड़ वोट कांग्रेस को मिले थे, लगभग 23 करोड़ वोट बीजेपी को मिले थे। तो एक तरफ तिनके दर तिनके हैं और दूसरी तरफ कश्ती दर कश्ती है। लेकिन सच इतना महज नहीं है। सच यह है कि जो सर्वे निकल कर आया महाराष्ट्र के भीतर से, उसने पहली बार बीजेपी के उस पूरी रणनीति को धता बता दिया जिस रणनीति के आश्रय बीजेपी मानकर चल रही थी। शिवसेना को तोड़ दिया तो जीत आधी पक्की हो गई, उसके बाद एनसीपी को तोड़ दिया तो जीत पूरे तरीके से ठप्पा लग गया। यानी जिस गठबंधन के आश्रय कांग्रेस को लग रहा है कि वो सत्ता तक पहुंच सकती है, उस गठबंधन में सेंध लगाकर बीजेपी मान रही है कि दरअसल उसे जीत मिल सकती है। इसका सच क्या है, इसके सच को समझिए और इस बात को आज समझने की कोशिश कीजिए, इस गिरते ग्राफ की वजह क्या है। महाराष्ट्र के भीतर याद कीजिए, 3 महीने पहले, कहीं जिक्र अगर हम आपसे करें तो मई के महीने में सकाल ने जब सर्वे किया था तो उसने बीजेपी को जो वोट दिए थे वो तकरीबन 33.8% थे। लेकिन अब 14 जुलाई को जो सर्वे किया, एक झटके में ये वोट 26.8 पर आ गए। यानी बहुत साफ है कि 8% वोट कम हो गए। ये 8% वोट गए कहां पर? ये 8% वोट चले गए अजीत पवार के हिस्से में, यकीनी तौर पर, क्योंकि अजीत पवार को 5.7% वोट यह सर्वे दे रहा है 14 जुलाई को। और शिवसेना जो कि एकनाथ शिंदे की है, उसके वोट परसेंटेज भी जो पिछली बार मई के महीने में 5.5% था, वो घटकर 4.9% हो गया। यानी बीजेपी की रणनीति बड़ी साफ थी कि शिवसेना को तोड़ो, एनसीपी को तोड़ो और वोट अपने साथ लेकर आओ, और फिर उस आंकड़े को छू लो जिस आंकड़े के आश्रय कभी 50% तक वोट महाराष्ट्र में लिए थे, जब शिवसेना पूरे तरीके से साथ खड़ी थी। लेकिन स्थिति अगर इस सर्वे के आश्रय परखें तो जुलाई के महीने में 37.4% बीजेपी, टूटी हुई शिवसेना, टूटा हुआ एनसीपी जो बीजेपी के साथ है, 37.4% बनते हैं। और दूसरी तरफ जो जुलाई के महीने में ही एनसीपी और शिवसेना को लेकर, जो उद्धव ठाकरे और शरद पवार को लेकर जो आंकड़े बतलाए गए, उसमें मई के महीने में उद्धव ठाकरे के पास 12.5% थे, उसमें 0.2% का इजाफा होता है और 12.7% होते हैं। लेकिन शरद पवार अपने तौर पर जो 15.3% इससे पिछले चुनाव में पाए थे, वह जरा सा घटते हैं और 14.9% पर आ जाते हैं। यानी कोई बहुत बड़ा घाटा ना तो एनसीपी वाले शरद पवार को, ना ही शिवसेना वाले उद्धव ठाकरे को। 5-5% का जो इजाफा हो रहा है वो एक झटके में शिवसेना वहां से गायब हो गई। और शिवसेना जब गायब हुई है तो दूसरी तरफ जो एमवीए बना है, यानी जो गठबंधन कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव ठाकरे का बना है, यह 46.7% पर आकर टिक जाता है। यह खतरनाक स्थिति इसलिए भी है क्योंकि ऐसा ही गठबंधन बिहार के भीतर था, जहां पर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे, तो 40 में से 39 सीटें बीजेपी और गठबंधन ने जीत ली, जिसमें
पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी भी थी, लेकिन एक झटके में नीतीश कुमार जब निकल गए और उसकी एवज में जो जीतन राम मांझी आए, उपेंद्र कुशवाहा आए, इनके दोनों के वोट को मिला दीजिएगा तो महज 5% वोट। और जैसे ही इन आंकड़ों को आप समझने की कोशिश कीजिएगा, वैसे ही आपके जहन में यह सवाल आएगा कि बिहार में जिस एनडीए जो नीतीश और पासवान के साथ 2019 में बीजेपी थी, उस समय उसको 53% वोट मिल रहे थे, लेकिन एक झटके में यूपीए जो 30% वोट पर थी, जिसमें आरजेडी को लगभग 15.5%, आरएलएसपी जो शिफ्ट हो गई उसको 3.5%, हम जो जीतन राम मांझी की थी 2.5%, कांग्रेस को लगभग 7.5%। यह परिस्थिति 30% थी तो हार तो मिलना ही था, तो एक ही सीट जीत पाई अपने तौर पर वहां पर कांग्रेस, लेकिन बाकी सबका सुपड़ा साफ हो गया। लेकिन जैसे ही 21.81% लिए हुए नीतीश कुमार वहां से निकलकर आरजेडी और कांग्रेस के साथ खड़े हो जाते हैं, तो यूपीए का आंकड़ा 45% पहुंच जाता है और एनडीए का आंकड़ा 37% पर आ जाता है, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के साथ जुड़ने के बावजूद भी। सर्वे एक के बाद एक डरा रहा है, आंकड़े एक के बाद एक डरा रहे हैं। तो क्या तिनको के आश्रय परसेप्शन बदलने की सोच है? और अगर इस परिस्थिति को उत्तर प्रदेश के भीतर ले जाएं, और उत्तर प्रदेश के भीतर की परिस्थिति को इसलिए जरूरी है समझना कि बीजेपी यहां 62 सीटों पर जीती और 49% वोट उसको मिले तब जब उसके साथ कोई बड़ा दल नहीं था, सिर्फ अपना दल था। लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी थी और बीएसपी थी गठजोड़ के साथ, और कांग्रेस अलग से चुनाव लड़ रही थी। लेकिन अगर ऐसे समीकरण यानी राज्यों के भीतर 3-3 राजनीतिक दल एक साथ हो जाते हैं बीजेपी के खिलाफ, तो बिहार में, महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश के भीतर भी यह समीकरण डगमगा जाएगा। डगमगाने का मतलब यह है कि एक झटके में लगभग 60 से 70 सीटें गंवा देगी बीजेपी, जो गठबंधन के 3 राज्य हैं, जहां की कुल मिला के 168 सीटें हैं, जिसमें से 102 सीट बीजेपी ने जीती है। अब अगला सवाल यह है कि यह ग्राफ गिर क्यों रहा है, और ग्राफ गिर रहा है तो इसके खतरे क्या हैं। तमाम राज्यों की परिस्थिति को अगर हम परखना शुरू करें, जिन तिनकों के आश्रय बीजेपी चल पड़ी है, उसको यह महसूस होने लगा कि जो ओबीसी का मसला है उसमें सेंध विपक्ष लगा रहा है, जो दलित का मसला है उसमें मायावती रहे या ना रहे उसके वोट बीजेपी के पास आ नहीं रहे हैं। अल्पसंख्यक समुदाय पहली बार एकजुट है बीजेपी को हराने को लेकर। तो आइए जरा इस सिलसिले को सिलसिलेवार तरीके से परखिए, तब जिक्र होगा। एक तरफ 21 दल, दूसरी तरफ 26 दल। एक तरफ 21 दल के हिस्से में सिर्फ 2.5 करोड़ वोट और दूसरी तरफ 26 दलों के हिस्से में लगभग 13 करोड़ वोट, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस के वोट अलग अलग हैं। तो बाकी कौन सी राजनीति बची और कौन से राजनीतिक दल बचे जो 2024 के मुहाने तक पहुंचते पहुंचते अचानक एक झटके में मोदी को जीत दिला देंगे या फिर पूरे तरीके से धराशायी कर देंगे? और दूसरी तरफ या तो विपक्ष 1 to 1 की परिस्थिति में लाकर 100 की नीचे कहीं लाकर बीजेपी को खड़ा ना कर दे। अब आइए उस सिलसिले पर जिसका जिक्र, 1 दर्जन कारण है इसके। पहला सबसे बड़ा कारण यह है कि 10 साल में सत्ता विरोधी हवा यानी एंटी इनकम्बेंसी की स्थिति कांग्रेस के भीतर समा गई है। उसे लगने लगा है कि एंटी इनकम्बेंसी मुश्किल हालात उसके लिए पैदा करेगी। दूसरी परिस्थिति है, आरएसएस ने भी बता दिया अब मोदी का चेहरा काम नहीं करेगा और जादू काम नहीं करेगा। जनता फैक्ट्स देखना चाहती है। 10 बरस के बाद इस देश की नीतियां और उसकी जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है वो मुद्दे उभरकर सामने आ जाएंगे, जिसकी घबराहट बीजेपी के भीतर है। तीसरी परिस्थिति ओबीसी वोट बैंक का शिफ्ट होना है। कल तक प्रधानमंत्री मोदी भी ओबीसी थे और सीना ठोक कर गृह मंत्री अमित शाह कहने से नहीं चुकते थे ओबीसी हमारे साथ ही आएगा, यहां तक कहा जाता था माइनस यादव कर दीजिए। लेकिन एक झटके में जैसे ही यह सवाल उठा कि आखिर जाति के हिसाब से जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए और ओबीसी को ज्यादा आरक्षण क्यों नहीं मिलना चाहिए, एक झटके में स्थिति नाजुक हो गई और यह परिस्थिति बीजेपी के भीतर और डर को समा गई। चौथी परिस्थिति अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम, उसका एकजुट होना और वो एकजुट होकर बीजेपी को कौन हरा सकता है कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज, इसके आगे देखना कि इस देश में कौन हरा सकता है, हम उस दिशा में शिफ्ट करेंगे, यह पहली बार हो रहा है। यानी छत्रप माइनॉरिटीज वोट के आश्रय, मुस्लिम वोट के आश्रय जो खड़े थे, उनके सामने यह संकट आ गया। अगर वह इस देश के भीतर परिवर्तन नहीं कर सकते हैं तो फिर मुस्लिम वोट उनके साथ खड़ा नहीं होगा। इसीलिए विपक्ष की एकजुटता की उड़ान अखिलेश यादव ने बेंगलोर के लिए बढ़ी। इसीलिए ममता बनर्जी बंगाल से निकलकर बेंगलोर पहुंच गई। इसीलिए तेजस्वी यादव खामोशी के साथ और लालू यादव इस हकीकत को समझ रहे हैं, इसीलिए उड़ान बेंगलोर के लिए भरी गई है। पांचवी परिस्थिति है कि जो दलित और मायावती का वोट बैंक है उसमें सेंध कौन लगाएगा, और जो सेंध लगाएगा उसके लिए तिनको का सहारा बीजेपी ले रही है, जहां पर वो मानकर चल रही है कि अच्छा महादलित मांझी जुड़ गए, आने वाले वक्त में कुछ और को जोड़ा जाएगा। अभी ओबीसी में राजभर के जरिए सेंध लगाया गया, उपेंद्र कुशवाहा के जरिए लगाया गया, दारा सिंह चौहान को वापस ले आया गया, यह कहा जा रहा है और यह हो रहा है। लेकिन इसके पीछे की जो परिस्थिति वोटों की है वो दरअसल इतनी ताकत दे नहीं पा रही है। और पांचवा हिस्सा इस दौर में निकल कर आता है कि मायावती के बाद छठा हिस्सा, विपक्ष अगर एकजुट है और ओबीसी आरक्षण के आश्रय वो बढ़ाने पर टिका हुआ है और कांग्रेस भी अब साथ खड़ी हो गई है, जाति की जनगणना को लेकर सभी मांग कर रहे हैं, तो यह बीजेपी के लिए मुश्किल सबब है, वो खुद को कहां खड़ा हुआ बताए। सातवीं परिस्थिति है कि जाति और समुदाय की राजनीति उत्तर प्रदेश और बिहार में तो हकीकत है और यहां की 120 सीटों पर जो सेंध लगाई गई थी वो एक चेहरे के आश्रय सेंध लगाई गई, 2014 में भी और 2019 में भी। 19 तक योगी उस रूप में खड़े नहीं हुए थे,
लेकिन मोदी इस रूप में जरूर खड़े थे जहां पर उनको दलित वोट भी मिल रहा था और ओबीसी का वोट भी मिल रहा था और जाति समुदाय में बटा हुआ समाज भी उनके हक में खड़ा था। लेकिन 10 वर्ष की एंटी इनकम्बेंसी जब डरा रही है तो ये वोट बीजेपी को अपने साथ अपने बूते चेहरे के आसरे एक नेता के जरिए बिल्कुल नहीं मिल रहा है। आठवीं परिस्थिति है कि बीजेपी के पास जो वोटों की एकजुट और एक मुश्त साथ रखने की जो स्थिति मोदी के आसरे थी, वो पहली बार उन्हें अपने ही दायरे में फेल नजर आ रही है और उसकी सबसे बड़ा परीक्षण कर्नाटक में हो गया। वहां उन्हें चीजें फेल नजर आ गई। नौवीं स्थिति है कि एक एक सीट नहीं, पहली बार एक एक वोट के लिए बीजेपी को अपनी राजनीति को साधना पड़ रहा है। जो राजभर कल अपनी जुबा पर बीजेपी का नाम नहीं लेते थे और कहने से कतराते नहीं थे, भगवान भी आ जाए तो भी इनके साथ खड़े नहीं होंगे। जो चिराग पासवान, जिनका घर जब दिल्ली में जनपथ रोड पे छीना जा रहा था, उस वक्त उनकी जुबा पे जो कुछ था उसे दोहराने की जरूरत नहीं है। यहां तक कि मुख्तार अंसारी के बेटे जो राजभर की पार्टी के एमएलए हैं, उनको भी साथ लेने से गुरेज नहीं। छगन भुजबल ने क्या कुछ नहीं कहा बीजेपी को लेकर, अजीत पवार ने निशाना कैसे साधा यह भी बताने की जरूरत नहीं है। तो जिन जिन ने जिस जिस रूप में निशाना लिखाया, बीजेपी नतमस्तक है उनके सामने, क्योंकि गद्दी बचानी है और किसी भी हालत में गद्दी को गंवाना नहीं है। 10वीं परिस्थिति है कि विपक्ष के एकजुट होने का परसेप्शन जो इस देश में बड़ा हो रहा है, बीजेपी उससे घबराने लगी है। उसे महसूस होने लगा है कि एक परसेप्शन उसे भी डेवलप करना होगा। तो डेवलप करने की परिस्थिति में एक एक सीट वाले राजनीतिक दलों को साथ लेकर भी अपना आंकड़ा 21 तक पहुंचाने का जोर बीजेपी मार रही है। लेकिन उसके भीतर की हकीकत हम आपको बताएंगे। उससे पहले मुद्दों पर आ रहे हैं, चूंकि तो 11वां मुद्दा इसके आगे का है कि बीजेपी खुद को 10 साल की सत्ता हमने संभाली है और देखिए हम ही ताकतवर हैं, अब ये बताने की स्थिति में नहीं है और उसकी पूरी राजनीतिक रणनीति एक झटके में चली गई है। इस 10 साल को आप भूल जाइए और याद कीजिए 10 बरस से पहले 60 बरस तक जब कांग्रेस की सत्ता थी। दोस्तों, देखा आपने कैसे बेबाकी से इसका विश्लेषण किया। आपको क्या लगता है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।